जब भी चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई नजर आती है। हर बार कहीं ना कहीं यमुना को लेकर साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। मगर वहीं बात करें अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस वार्ता के अंदर कहा कि 2025 तक के लिए उन्होंने लक्ष्य बनाया है यमुना को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने कहा कि 70 साल के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि यमुना साफ 70 साल के अंदर नहीं हुई है, वो 2025 तक के लिए वो पूरी कर देंगे। यानी कि यमुना को 2025 तक के लिए बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से साफ़ सफाई की, मगर लगातार सफाई के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को फंड दिया जाता है, दिल्ली सरकार को भी फंड दिया गया था। गौतम गंभीर ने भी आरोप लगाए थे कि 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिया गया था यमुना साफ करने के लिए। मगर जिस तरीके से छठ आई थी और छठ के बाद में जो राजनीति होने को देखने को मिली, गौतम गंभीर ने निशाना साधा दिल्ली सरकार पर, मनोज तिवारी ने निशाना साधा, आदेश गुप्ता ने निशाना साधा और लगातार छठ पूजा को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। मगर जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2025 तक के लिए उन्होंने लक्ष्य बनाया है यमुना को साफ कराने के लिए, और लगातार जो भी गंदगी है, चाहे वो फैक्ट्रियों की गंदगी हो, नालियों की गंदगी हो, या फिर कहें झुग्गी झोपड़ियों से निकलने वाली गंदगी हो, नालियों के अंदर जो कूड़ा गिरता है वो गंदगी हो, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें 2025 तक के लिए, आने वाले समय तक के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश कितनी कारगर होगी ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से सीवर लाइनों को अलग किया जाएगा, 6 प्लांट बनाए जाएंगे, 6 तरीके से अलग अलग काम किए जाएंगे, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों की तरफ गंदगी निकालने का हो या फिर सीवर लाइन को बड़ी लाइन करने का हो, हर तरीके से 6 सुविधाओं के साथ दिल्ली को साफ़ करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि यमुना को भी साफ़ किया जाएगा। मगर यमुना कितनी साफ़ हो पाएगी 2025 तक ही पता लग पाएगा। मगर जिस तरीके से 2025 से पहले ही कहीं ना कहीं राजनीति फिर दोबारा से देखने को मिलेगी, क्योंकि हर साल छठ पूजा आती है, नवरात्रे आते हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं गंदगी देखने को मिलती है। मगर कितनी साफ़ हो पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से 2014 के समय अरविंद केजरीवाल जब सत्ता के अंदर आए थे तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हर बार वादे किए जाते हैं, हर बार कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हम यमुना को साफ़ करेंगे, साफ़ रखेंगे, साफ की सफाई के लिए लगातार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मगर अभी तक धरातल पर सब कुछ जीरो नज़र आ रहा है, सिर्फ कागजों के अंदर ही काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें 2025 तक के लिए जो लक्ष्य रखा गया है यमुना के अंदर, खुद अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे 2025 के अंदर, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये सिर्फ राजनीति है। क्योंकि अब जब निगम के चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है और बड़े बड़े वादे भी सुनने को मिल रहे हैं। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मगर देखना होगा जनता किन वादों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी और सरकारों को चुनेगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली। आज अवैध शराब पे प्रशासन का डंडा चला। बड़े पैमाने पे हो रहे कस्या थाना क्षेत्र के भैंसा और रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के ये हेतिमपुर में बड़े पैमाने पे अवैध शराब का कारोबार होता है, जिससे आज गोरखपुर आबकारी टीम, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लहम नष्ट किया। वो इन अवैध शराब के कारोबारियों पे बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी जब तक यह कारोबार पूरी तरह बंद न हो जाए। संयुक्त आबकारी गोरखपुर जोन गोरखपुर और उपापकारी गोरखपुर प्रभाग गोरखपुर के निर्देशन में आज ये मर्जिया दबिश का आयोजन यहाँ किया गया था। इस दबिश में गोरखपुर मंडल के समस्त जिलों से गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया की टीम आई थी, अपनी विभाग की टीमें थी और उसमें यहाँ की लोकल पुलिस की थी। एक व्यापक अभियान, सर्च अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 200 लीटर शराब बरामद की गई है और लगभग 5000 लीटर लहद को नष्ट किया गया। कड़ी बच्चियों को तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा व्यापक स्तर पर नदी के किनारे किनारे का यह होता है, यहाँ लगातार दबिश होती रहती है। लेकिन एक बड़ी दबिश की जरूरत थी। काफ़ी संख्या में हमारे साथ काफ़ी हिसाब से बहुत सारी टीमें थी, तो बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आज सब नष्ट कर दिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई से किस तरह का असर अवैध शराब के कारोबारियों पर पड़ता है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, NB न्यूज़, कुशीनगर।
कौशाम्बी के चैल विधानसभा के नंदाकुरा को एक बड़ी सौगात मिला है। यमुना से प्रतापपुर के लिए पुल बनाने का बड़ा सौगात मिला है। बता दें कि आज इसका निरीक्षण करते हुए प्रतापपुर का अलाइनमेंट हुआ, जिसमें चैल विधानसभा के चैल बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। आर.के. सिंह ने इसका निरीक्षण कराया और बताया कि जल्द से जल्द पुल बनाया जाएगा। संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इसका अलाइनमेंट आज कराया जा रहा है। पुल बनने से लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा और लोगों को काम भी मिलेगा। बताया कि पुल बन जाने से प्रयागराज और कौशाम्बी की मार्ग जोड़ दिया जाएगा, दोनों पास में हो जाएगा। बीजेपी संजय कुमार गुप्ता ने बताया है कि पुल बनने से लोगों को अनेक फायदे होंगे। अरबों रुपये से पुल बनने जा रहा है, जिसमें इसमें प्रतापपुर, चित्रकूट, प्रयागराज को ये पुल कौशाम्बी जोड़ेगा। चैल विधानसभा में जहां अलग पार्टी अपनी जनसभा कर रही तो वहीं चैल विधायक काम में जुटे हुए हैं। कौशाम्बी के चैल विधायक संजय कुमार गुप्ता अपने क्षेत्र में लोगों को बड़ी सौगात देने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुल कब तक तैयार होगा, लोगों को कब से इसमें आना जवान की गमन होगी। चैल विधायक ने देखिए, ऐसा है कि 22 जुलाई को डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद जी द्वारा यहाँ पर एक यमुना पुल के बनाने की घोषणा की गई है। उसी घोषणा के क्रम में सेतु निगम के जीएम मिस्टर आर.के. सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है। स्थान का सर्वे हो रहा है कि किस स्थान से पुल को निकालना है। इस क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं काफ़ी समय से प्रयासरत था कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक यमुना का पुल बनाया जाए, उसकी नई अप्रोच रोड बनाई जाए, ताकि उस पार जो प्रयागराज जनपद पड़ता है, जो प्रतापपुर, शिवराजपुर, शंकरगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, मेरी विधानसभा से सीधा जुड़े, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों और इस क्षेत्र का भरपूर विकास हो, तो वो शुभ घड़ी आई है। तो बताया कि जल्द से जल्द पुल तैयार हो जाएगा और लोगों को काम करने में इसमें इच्छुक होंगे और अच्छा काम भी मिलेगा। इससे रोजगार लोगों को बढ़ेगा। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। किसान नेता राकेश टिकैत से आज दिल्ली के पुलिस अधिकारियों और गाजियाबाद के एसएसपी अन्य अधिकारियों ने मुलाकात की, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने 29 नवंबर को दिल्ली जाने का प्लान बनाया है। उनका कहना है कि हमारे साथ ट्रैक्टर और ट्रोलियां भी जाएगी और 500 किसान जाएंगे। इसी को लेकर आज दिल्ली के अधिकारियों ने इनसे मुलाकात की। राकेश टिकैत का साफ तौर से कहना है कि जो भी बात करनी है वह किसान मोर्चा के साथ करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा प्लान है कि हमें दिल्ली जाना है तो जाना है। इसी को लेकर अभी लखनऊ में भी उनकी प्लानिंग है। उन्होंने लखनऊ के बारे में भी कहा कि हमें लखनऊ भी जाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली के अधिकारी और गाजियाबाद के अधिकारी किसान नेता राकेश टिकैत को जो इनकी संख्या उतने लोगों को दिल्ली में एंट्री करने देती है या नहीं देती, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नहीं, हमने इनको ये बताया कि जो भी फैसला लेगा संयुक्त मोर्चा फैसला। ये यहाँ पे आए थे अपने गाजीपुर बॉर्डर पे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी और ये उनको कहा कि जो भी फैसला लेगा तो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। और 29 तारीख को हमको इस बॉर्डर से 500 लोग जाएंगे, वो इसी रास्ते से जाएंगे। जो ये रास्ता आप देख रहे हो, इसी रास्ते से हम यहाँ पे 500 लोग और करीब 30 से 35 ट्रैक्टरों के साथ इसी रास्ते से जाएंगे। साफ तौर से किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि हम दिल्ली जाएंगे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग में परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज़ के लिए। बांदा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। ताजा मामला बांदा जिले का है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि अमलोर खंड संख्या 7 में लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है, जिसको लेकर काफी किसानों ने जो है कई बार जो है शिकायती पत्र के माध्यम से शिकायत की, लेकिन वहाँ खनन जो हो रहा है वो अवैध खनन हो रहा है। लगातार ओवरलोडिंग का सिस्टम खदान से जारी होता है, जिसको लेकर कई बार जो है किसान प्रशासन को लिखित दे चुके हैं, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलैंड जैसी मशीनों को लगातार नदियों का चीरा जा रहा है, जिसको लेकर कई बार किसान लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन खनन माफिया है कि बाज नहीं आते। लगातार अवैध खनन बांदा में जारी है।
नहीं बाइट देना अलाउड नहीं है। अच्छा तो है नहीं कि आप बात करा लें। और लगातार जो है ओवरलोडिंग का खेला बांदा जिले में चल रहा है, जिसको लेकर कई बार किसान धरना प्रदर्शन तक दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होने का नाम नहीं है। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, एनपी न्यूज़, बांदा। धर्म की नगरी वृंदावन में अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला मथुरा के वृंदावन के कैलाश नगर कॉलोनी का है, जहां अज्ञात चोरों के द्वारा एक मकान के ताले चटकाकर सामान चोरी कर लिया गया, जिसको लेकर जब पड़ोसियों ने को इसकी जानकारी हुई तो पड़ोसियों के द्वारा शोर मचाने पर जब अज्ञात चोर वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो छत से नीचे गिर गए और घायल हो गए। घायलों को कॉलोनी वासियों ने पुलिस के हवाले किया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि इस समय मथुरा के वृंदावन में ब्रज रज उत्सव भी चल रहा है और लोग वहां उसे देखने के लिए जा रहे हैं। पर चोरों के द्वारा इसी मौके को देखा जाता है और उसके बाद वो घर में घुसकर और ताले तोड़कर सामानों को चोरी करते हैं, मगर प्रशासन और पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि आए दिन मथुरा जनपद में आए दिन कोई न कोई घटना हो रही है, चाहे कोई ये बलदेव की हो, चाहे गोवर्धन की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे राया की होगी हो, पर अज्ञात चोरों को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। तो यहाँ पे मोहल्ला वालों ने वो घेर रखे थे, फिर पुलिस को भी फ़ोन किया, कम से कम 112 नंबर को 50 बार फ़ोन किया, कोई उसमें रिसीव नहीं हुआ। अब ये आके हमको ही उल्टा धमकी दे रहे हैं कि ये मारा है, वो करा है। ऊपर छत पुलिस वाले ऊपर छत पे है, टीन रखी है, ईंट रखी है, सरिया रखी है, वहाँ से ये कूदे हैं कि कई छतों पे जाके उनसे इनके उसमें लग गया है। अब वो कह रहे हैं हमने इनको मारा है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब उनको घेर के खड़े हुए हैं, पुलिस के सामने इनको हुआ है। चोरी हुई है, हमारी अलमारी में तो बहुत सारे पैसे हैं, अब देख के ही मालूम पड़ेगी। पूरे सेट हैं उसके सोने के और वो सब उसमें से टूटे, पूरी अलमारी टूटी है, सब उसमें से गायब है। क्योंकि आए दिन अज्ञात चोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरे जनपद में जो नशेड़ी जो लोग घूम रहे हैं वो अज्ञात चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, AND। मंत्री नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच अब एनसीपी नेता शरद पवार और उनकी पार्टी भी कूद चुकी है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां केंद्र सरकार सहित महाराष्ट्र के चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर तंज कसे हैं, तो वहीं एनसीपी ने नवाब मलिक के समर्थन में समीर वानखेड़े के स्कूल सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर साझा किया है और सवाल किया है कि 2 स्कूल के जो सर्टिफिकेट हैं उस पर उनका नाम जो है उनके पिता का दाऊद है और ये साबित करता है कि वह मुसलमान थे। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक के बाद एक एनसीपी की तरफ से और उनके नेताओं के तरफ से समीर वानखेड़े के खिलाफ जो सबूत रखे जा रहे हैं, ऐसे में अगर ये सही साबित होते हैं तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लगातार अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। लेकिन एनसीपी के नेता और पार्टी के लोग जिस तरीके से उनके शादी को लेकर मौलाना के बयान को सामने रखे थे, अब स्कूल के सर्टिफिकेट को सामने लाए हैं। समीर दाऊद वानखेड़े का फर्जीवाड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। समीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी है और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं, करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस दिन पैदा होकर सर्टिफिकेट निकाला था वो सामने रखना चाहिए था। फर्जीवाड़ा है, छुपाने की कोशिश की जा रही। हमने सारी चीज़ें न्यायालय में रखी है। ये जाली करारा सर्टिफिकेट नहीं, जब पैदा हुए थे जो सर्टिफिकेट मिला था वो दिखाया कि हम मांग रहे हैं। देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ANB न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने 2 ऐसे साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो भंगार लेने के नाम पर एक सीनियर सिटीजन के घर से करीब 10 लाख की चोरी कर फरार हो गए। यह पूरा मामला तब सामने आया जब सीनियर सिटीजन ने
कस्तूरबा मार्ग स्टेशन में उनके घर से एंड दिवाली के मौके पर 10 लाख की चोरी करने का मामला सामने आया। फिलहाल उन्होंने बताया कि 2 शख्स उनके घर में लघुशंका के नाम पर घुसे थे और इस दौरान उन्होंने भंगार खरीदने की बात कही थी। फिलहाल मुंबई की क्राइम ब्रांच 12 ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए 2 आरोपियों को मुंबई के दिल्ली के गणेश नगर इलाके से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक यह दोनों शख्स स्क्रैप खरीदने और बेचने का काम करते थे, लेकिन घटना के दिन वह दोनों शख्स कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के हद में स्क्रैप खरीदने गए हुए थे, लेकिन सीनियर सिटीजन देखकर उनकी नियति बदल गई। इस दौरान उन्होंने सीनियर सिटीजन के घर से लाखों रुपए और लाखों के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कस्तूरबा पुलिस पूरे मामले में यह देख रही है कि आखिरकार यह दोनों आरोपियों ने और कितने गुनाहों को अंजाम दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि इन दोनों का नाम अब्दुल कलाम है और दूसरे का नाम वासिफ खान है। दोनों 35 वर्षीय और 41 वर्षीय है। फिलहाल दोनों के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी एनबी न्यूज मुंबई। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने पैदल यात्रा निकाली। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद के कस्बा बिरधा में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो डीजल पेट्रोल व खाद में बढ़ रही महंगाई को लेकर पैदल यात्रा निकाली। आपको बता दें कि जो कांग्रेसियों ने पैदल यात्रा निकाली उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रदेश के किसान व मजदूर वर्ग के जो लोग हैं लगातार महंगाई से परेशान हैं और आज उनको परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने पैदल यात्रा निकाली है। तो भाई कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश सरकार जो है किसान के विरोध में काम कर रही है। साथ ही आज इतनी महंगाई बढ़ा दी है प्रदेश सरकार ने कि जो आम जनता है खासा परेशान है और लगातार आज आम जनता को भुखमरी की कगार पर खड़ी है। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उनका कहना है कि लगातार जो केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार है किसान विरोधी है और किसान के पक्ष में अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी ऐसी योजना नहीं चलाई है जिससे कि जो किसान है वह सफल हो सके। साथ ही इनका कहना है कि जो भाजपा सरकार है लगातार महंगाई को बढ़ावा दे रही है और आज जो डीजल पेट्रोल के दाम है लगातार 7वें स्थान पर है। साथ ही उनका कहना है कि जो पैदल यात्रा निकाली है इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाजपा भगाओ और महंगाई घटाओ। और महंगाई भगाओ, भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ का जो नारा दिया गया है दीदी ने, तो उस उपलक्ष्य में हमारे गांव-गांव 10-10 किलोमीटर की यात्राएं की जा रही है। हर विधानसभा में 80 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों को करना है, पदयात्रा करना है और उस पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना है, संदेश देना है। परिचय हम लोग बांट रहे हैं कि महंगाई का कारण सिर्फ मोदी जी है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, भाजपा सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में और हमारा देश का किसान पूरा ठगा महसूस कर रहा है। साथ ही जिलाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यह पैदल यात्रा जो है पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी की पैदल यात्रा कहाँ तक कारगर साबित होती है। तो जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, एनबी न्यूज। सीतापुर जनपद में क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला सीतापुर जनपद के थाना खैराबाद क्षेत्र का है, जहां पर दिन दहाड़े एक चोरी हुई घर में, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक थाना खैराबाद क्षेत्र के रफातपुर गांव में प्रिया मिश्रा के घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना हो गई, जिसमें 6 लाख का आसपास जेवर और नकदी अन्य सामान चोर उठा ले गए। प्रिया मिश्रा के बताने के मुताबिक दिन में वो अपने बेटे की दवा जलालपुर लेने गए थे और उनकी माता भी जी उनके साथ ही गई थी। जिसके बाद जब घर वो लगभग 3 बजे वापस आई तो देखा कि घर का मेन दरवाजे पे ताला पड़ा था और उसके बाद जब ताला खोला और घर में घुसी तो मेन कमरे का ताला टूटा पड़ा था। तो ताला टूटा देखा तो घर के अंदर घुसी और बक्सा खोला और अलमारी खोली, जिसमें से जेवर और नकदी और अन्य सामान गायब मिले। लगभग उनके बताने के अनुसार 6 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए, क्योंकि घर के पीछे दीवार है, दीवार से चोर घर में प्रवेश हुए और जिसके बाद वो ये घटना का अंजाम दिया। इस घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त है, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी एक बड़ा सवाल उठाती है। इसका मेन कारण ये भी आता है
कि सीतापुर जनपद के गैर जनपद जो जब से एसओ आए हैं क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि टप्पेबाज दिन दहाड़े महिलाओं से चैन स्केचिंग करते हैं। और तो और कल एक बाइक भी थाना संधना क्षेत्र में उठा ली गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये गलत आरोप लगा रहा हो। हालांकि उसके बताने के अनुसार वो बाइक एक आश्रम से उठाई गई, जो कि उस आश्रम में वो फंक्शन हो रहा था और वहीं पे वो गया था। बाबा धाम बोला जाता है, जिस धाम में वह यज्ञशाला चल रहा था, उसी मेले को देखने गया था, वहाँ से ये बाइक उठा गई। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही। अब देखने वाली बात ये होगी। कौन कौन अकेले गई थी और कोई गया था साथ? माता जी भी गई थी। फिर कितने टाइम गई आप? क्या इन चोरियों की खुलासा जल्दी से जल्दी होता है? हालांकि एसपी के द्वारा लगातार क्राइम पे कंट्रोल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज, सीतापुर। जनपद हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे NH 93 पर एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद हाथरस की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे NH 93 पर एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों युवक अलीगढ़ से आगरा के लिए SSC का टेस्ट देने के लिए जा रहे थे, तभी वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मेरे जो बहन के देवर हैं लोग अच्छा पेपर देने जा रहे थे आगरा। और कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से आ रहे थे? ये डोलरा के रहने वाले थे अलीगढ़ से, और आगरा एग्जाम देने जाते थे। अच्छा, आगरा एग्जाम करने के लिए जा रहे हैं। तो घटना कहाँ पे हुई है? सादाबाद से 10 किलोमीटर। तो क्या मृत्यु हो गई है दोनों की? एक तो वहीं पे ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया। अच्छा, दूसरे जो है मैंने रास्ते में। अच्छा, दूसरे व्यक्ति की जो है रास्ते में मौत हुई है। पेपर देने के लिए जा रहे थे बाइक से, तो सादाबाद के आसपास ही एक्सीडेंट हुआ NH पे। हाँ, तो हम लोग को खबर मिली तो हम हॉस्पिटल। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी बना करता। अच्छा, उनकी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में। पूरा मामला कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे NH 93 का है। जयकिशोर कुशवाहा, एएनबी न्यूज, हाथरस। आज अमेठी में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुधा सिंह जो एथलीट हैं उनके घर आई और उन्होंने उनका सम्मान किया। इस समय हमारे साथ एथलीट सुधा सिंह हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उनके यहाँ अमेठी की सांसद आई और उनको कैसा रहा और क्या उनसे बातचीत हुई। जी, आपका एएनबी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आज अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी आपसे मुलाकात की, क्या कुछ रहा उनके साथ? सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारे अमेठी हमारे भीमी गांव में आए और मेरा और मेरे मम्मी पापा का और कोच का सम्मान किया, वो बहुत बड़ी बात है। इससे वो मेरे घर का ही नहीं, शायद मेरे पूरे गाँव का सम्मान हुआ आज की यहाँ पे वो आई। और जैसे कि उन्होंने कई चीज़ें, जैसे कि हमारे कि उनको है कि सुधा की वजह से और भी लड़कियां आगे बढ़े, ये पहले भी उन्होंने बताया था। तो मैंने उन्हें बोला था कि हाँ, कि कुछ ऐसा एकेडमी होना चाहिए कि जिससे कि हमारे गांव में नहीं है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इधर नहीं है, तो एक बड़ा एकेडमी होना चाहिए। जैसे कि केरला में है, पीटी उषा मैम का है, अंजू बॉबी जॉर्ज का है, ऐसे ही हमारे एक उत्तर प्रदेश में होना चाहिए कि जब तक हम उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इसमें हमारी मदद करेंगे। वो धीरे धीरे सब कुछ काम होगा, क्योंकि कोई चीज़ अचानक से भी नहीं होता है, तो वो सब बनेगा। अभी मैं भी एक्टिव में हूँ, अभी मैं करंट में नेशनल टीम में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मैं अक्टूबर के बाद आके मैं खुद भी उन बच्चों को ट्रेनिंग कराऊँगी कि वो आगे मैं ओलंपिक तक खेलने के लिए गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ ओलंपिक में मेडल लेके आएँ। ऐसे में आप अमेठी और प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
उनको यही है कि वो अच्छा करें और जो भी ज़रूरतें हैं वो बता सकते हैं कि अगर जैसे नहीं भी बता सकते कि हमारे जैसे कोच लोग हैं, एक्चुअली सजेशन ज़रूर मिलेगा कि आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। कई लोगों को उनको क्या करना है यही नहीं पता है, वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं बट क्या करना है वही नहीं पता है। तो वो सबसे पहले अपने हर डिस्ट्रिक्ट में अपने हमारे कोच लोग हैं उनसे हर जगह है सजेशन ले सकते हैं और जो भी ज़रूरतें वहाँ बताएं, तो जिससे कि वो पहले वो भी खुद मदद करेंगे और फिर उनसे बाद में हम लोग जो भी हैं उनको कोई भी ज़रूरत है हम लोग सपोर्ट करेंगे, जिससे कि वो आगे बढ़ें एक डिस्ट्रिक्ट मंडल। क्योंकि एक ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट नेशनल मीट खेलेंगे, उनको डिस्ट्रिक्ट खेलना है, मंडल खेलना है, स्टेट खेलना है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ें और मन लगा के ट्रेनिंग करें। देश भर की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरी हैं। हम सब अभिलाषी हैं कि यूँ सुधा सबकी प्रेरणा बनकर रहे और सुधा के सहयोग से भी कुछ बेटियां आगे बढ़ें। अमेठी की शान है सुधा, देश का अभिमान है सुधा, इसके आज इसके घर पर हम आकर माता पिता और इनकी कोच तीनों को आभार और अभिनंदन व्यक्त करने आए थे। इन तीनों ने मिलकर सुधा को इस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हम समाज की ओर से इनको जितना आभार व्यक्त करें उतना कम। ताजनगरी आगरा में ANB न्यूज का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बताते चले कि आगरा के कालिंदी बिहार में परिवार रह रहा था। परिवार में एक बच्चा था जिसका नाम था देव शर्मा। वो बच्चा एक लाइलाज बीमारी से कैसे चल रहा था। उसका नाम बीमारी का नाम है TB। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरी खबर का संज्ञान लेते हुए पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने खबर का संज्ञान लिया है और बच्चे के परिवार को प्रधानमंत्री कोष से उस बीमारी का इलाज कराने के लिए आश्वासन दिया है। उसी के चलते आज आगरा शहर के समाज सेवी मनोज अग्रवाल जी के द्वारा लेटर परिवार को सौंपा गया है। आज जो हमारा बच्चा एक देव शर्मा कालिंदी बिहार से है, ये एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। उस बीमारी की कहीं कोई इलाज नहीं मिला है। केवल इलाज या तो जयपुर में है या कहीं अन्य एक आधे शहर में है। आज न्यूज के द्वारा चलाए जाने पर सरकार में सांसद पीलीभीत से माननीय श्री वरुण गांधी जी के द्वारा संज्ञान में लेकर इस बीमारी के लिए प्रधानमंत्री कोष से निःशुल्क इलाज करने की जो उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने अपने द्वारा एक पत्र माता जी को सौंपा गया है, उसके लिए आज मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आज जो गरीबों के मसीहा कहने वाले वरुण गांधी जी को वाकई में वो गरीबों के मसीहा है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों के जो हम तक पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँची और मेरे बेटे का अब सही से इलाज होगा और मेरे बेटे का जो भी बीमारी है शायद उसका इलाज मिल सके और मेरा बेटा ठीक हो। फिलहाल परिवार में खुशी का माहौल है। ऐसे में SMS जयपुर हॉस्पिटल में कुछ बच्चे का इस बीमारी का अब इलाज हो पाएगा। आगरा से ANB न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर में साहूवाला वन रेंज में इनायतपुर चौकी पर जहां लकड़ी माफियाओं का खूब बोलबाला चल रहा है, वहीं एक वन विभाग को मुखबिर की सूचना पर पता चला तो रात में जब वहां मौके पर वन विभाग पहुंचा तो पेड़ कटे हुए मिले, जहां ट्रैक्टर ट्राली से लदे हुए पेड़ भी मिले। वहीं वन विभाग ट्रैक्टर ट्राली को छुपाने के चक्कर में लगा हुआ है और ऐसे ही बेशकीमती लकड़ी बहुत सारी पहले भी कई बार कट के जा चुकी हैं जंगल से। वहीं वन विभाग कोई सूद नहीं ले रहा है। अब उच्च अधिकारियों की नॉलेज में आने से देखना ये है कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। ट्रैक्टर छोड़ा जाता है या लकड़ी ही लकड़ी बंद होती है या दोनों को बंद किया जाता है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।